दोस्तों इसके पहले बायोलॉजी के 3 चैप्टर हो चुके हैं जिनको पढ़ना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। पहला चैप्टर है कोशिका, दूसरा चैप्टर हो गया कंकाल तंत्र, हड्डियों के बारे में कैसे क्या चीज़ें होती हैं, हड्डियों के नाम कौन कौन से होते हैं, सारी संपूर्ण जानकारी इनमें आप लोगों को सरल भाषा में मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों पाचन तंत्र के बारे में समझाया गया है तीसरी वीडियो में। तो दोस्तों इन सब की लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी, जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए बायोलॉजी की शुरुआती वीडियो इनको देखना ना भूलें, इनको देखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ सकें। दोस्तों इस वीडियो में हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम सांस किस तरह से लेते हैं। फेफड़ा के बारे में समझेंगे, फेफड़ा किस प्रकार से काम करता है। ये है दोस्तों हमारा फेफड़ा। फेफड़ा मनुष्यों में एक जोड़ी पाए जाते हैं, एक जोड़ी यानी कि 2 फेफड़ा पाए जाते हैं, एक ये हो गया और एक इधर साइड हो गया। इस प्रकार का होता है दोस्तों फेफड़ा। इसी के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है कि किस प्रकार से हमारा फेफड़ा जो है तो सांस खींचता है, किस तरह CO2 बाहर निकालता है और ऑक्सीजन यानी कि O2 को खून में रक्त में मिलाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों इससे पहले हम कोशिका के बारे में समझ चुके हैं, कोशिका क्या होती है, किस प्रकार से काम करती है, इसके पहले हम समझ चुके हैं। दूसरी वीडियो में हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में समझे हैं, और दोस्तों तीसरी वीडियो जो है तो हम पाचन तंत्र के बारे में समझे हैं। ये चौथी वीडियो है बायोलॉजी की, ये चौथा टॉपिक है। श्वसन तंत्र जो है तो चौथा टॉपिक है। इसके पहले 3 टॉपिक आप लोगों को ज़रूर देख लेना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। मानव श्वसन तंत्र विभिन्न अंगों ऊतकों का समूह है। मानव श्वसन तंत्र जो है दोस्तों तो ये विभिन्न अंगों और ऊतकों का समूह है जो सांस लेने में हमें सहायता प्रदान करता है। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य होता है दोस्तों कि ऑक्सीजन को पहुंचाना, हमारे ब्लड तक, हमारे रक्त तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और CO2 को बाहर निकालना। ये 2 मुख्य कार्य होते हैं श्वसन तंत्र के। तो इन्हीं को हमें समझना है कि ऑक्सीजन आखिर रक्त तक कैसे पहुंचती है और हमारा फेफड़ा जो है तो CO2 को खींचकर बाहर कैसे भेजता है। तो इनके बारे में हम लोग समझेंगे। दोस्तों हम श्वसन दर के बारे में समझते हैं। 1 मिनट में कितनी बार सांस लिया जा रहा है, 1 मिनट में कितनी बार सांस लिया जा रहा है, इसका नियंत्रण जो है तो मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। ये मस्तिष्क में होता है, हमारे खोपड़ी में होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, ये हमारे मस्तिष्क में होता है। जब हम मस्तिष्क चैप्टर, ब्रेन चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसका नियंत्रण 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, इसका नियंत्रण जो है तो मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। दोस्तों किसी भी व्यक्ति का श्वसन दर जो है तो प्रति मिनट सांस लेने की प्रक्रिया होती है। श्वसन दर क्या है? प्रति मिनट सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन दर कहते हैं। मापते किस प्रकार से हैं दोस्तों? तो दोस्तों श्वसन दर का मापन जो है तो स्पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। ये होता है दोस्तों स्पायरोमीटर, इस प्रकार से होता है स्पायरोमीटर। यहाँ से फूंक मारा जाता है, इससे पता चलता है हमें श्वसन दर के बारे में। फेफड़े में कितनी मात्रा में वायु ग्रहण किया जा रहा है या फिर वायु को छोड़ा जा रहा है, इसको श्वसन दर में मापा जाता है। दोस्तों एक यंत्र होता है पल्स ऑक्सीमीटर। इसमें जो है तो रक्त में O2 का मापन किया जाता है कि हमारे रक्त में कितने % ऑक्सीजन जा रही है, ज़रूरत के हिसाब से जा रही है या फिर उससे कम है या फिर उससे ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन का मापन जो है तो पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा किया जाता है। ये है दोस्तों पल्स ऑक्सीमीटर, इस प्रकार से ये बताता है। तो इनको जो है तो दोनों चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों श्वसन जो है तो 2 तरह से होता है, एक बाह्य श्वसन हो गया, दूसरा आंतरिक श्वसन हो गया। बाह्य श्वसन जो होता है वो बाहरी वातावरण तथा फेफड़े के बीच होता है। बाह्य श्वसन तंत्र दोस्तों जो होता है, बाह्य श्वसन वो बाहरी वातावरण और फेफड़े के बीच होता है। इसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया जाता है। दूसरा होता है दोस्तों आंतरिक श्वसन। तो आंतरिक श्वसन जो है तो
ये शरीर के आंतरिक भाग में होता है। आंतरिक भाग में कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका तथा रक्त नलिकाओं के बीच CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। तो ये किस प्रकार से होता है, ये आंतरिक श्वसन में बताया जाता है। तो दोस्तों, कोशिका में हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन से ऊर्जा कोशिका में कौन बनाता है, किस प्रकार से बनती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने कोशिका चैप्टर नहीं देखा है तो कोशिका चैप्टर एक बार ज़रूर देख लें। उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि कोशिका के अंदर कितनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, केंद्रक हो गया, कोशिका के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो दोस्तों, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें क्रेब्स चक्र चलता है, जो ऑक्सीजन को लेके उसमें से ऊर्जा का निर्माण करता है। तो दोस्तों, एक बार आप लोगों को कोशिका चैप्टर को देख लेना है। अब देखते हैं दोस्तों, श्वसन अंग किस जीव में कौन सा श्वसन अंग होता है। पक्षियों में, स्तनधारियों में, जानवरों में फेफड़ा होता है दोस्तों। फेफड़े से इनमें जो है तो श्वसन होता है। मछली में और जलीय जीवों में गिल्स, गलफड़ा, क्लोम, इन ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। तो मछली जो है तो मछली किस प्रकार से श्वसन करती है, तो ये गिल्स के द्वारा श्वसन करती है, या फिर गलफड़ा या फिर क्लोम भी कह सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों मेढक। मेढक के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है। तो मेढक दोस्तों, जब बच्चा रहता है, मेढक का जो बच्चा रहता है वो गिल्स से श्वसन करता है। और ये वयस्क अवस्था में, जवानी की अवस्था में फेफड़े से श्वसन लेता है, यानी कि सांस लेता है। और मेढक जब निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाता है, यानी कि जब बूढ़ा हो जाता है, कार्य करने लायक नहीं रहता है, तो वो जो है तो अपनी स्किन से सांस को खींचता है। कीट दोस्तों, कीटों में श्वास नली अलग से होती है। प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं वो विसरण के द्वारा सांस लेते हैं। केंचुए और जोंक ये जो है तो त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में श्वसन पथ यानी कि श्वसन का रास्ता, मानव में श्वसन का रास्ता किस प्रकार से होता है वो हम यहाँ पर समझेंगे। नासा छिद्र यानी कि जो हमारी नाक होती है, नाक के 2 छेद जिनसे हम वायु ग्रहण करते हैं, वो हो गया नासिका या नासा छिद्र। इसके बाद है दोस्तों नासा कपाट या नासिका गुहा। दोस्तों, सिलिया जो नाक में हमारे बाल होते हैं उन्हें सिलिया कहा जाता है। इसमें श्लेष्मा युक्त एक झिल्ली होती है जो धूल कण को छानता है। दोस्तों, जो हमारे नाक में बाल पाए जाते हैं तो वो जो बाल होते हैं ये धूल कण को छानते हैं। जैसे ही हम सांस लेते हैं, अगर हवा में जो भी धूल कण होते हैं तो उनको ये बाल सिलिया जो है तो रोक देते हैं। और दोस्तों, ये श्लेष्मा जो है, श्लेष्मा युक्त ये एक झिल्ली होती है जो सरद गर्म होने पर बहने लगती है, जिससे बोलते हैं ना नाक बहती है, नाक चूती है। इसके बाद है दोस्तों ग्रसनी या ग्रहणी। इसमें दोस्तों वायु तथा भोजन के लिए एक रास्ता होता है। ग्रसनी या ग्रहणी जो है तो वायु और भोजन के लिए समान स्थान होता है, एक ही रास्ता होता है वायु और भोजन के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से होता है रास्ता भोजन के लिए। एक नली ये फेफड़े की ओर जाती है, दूसरी ओर ये पेट के लिए जाती है, पेट के भोजन के लिए। तो ये फेफड़े वाली रास्ता हो गई, इधर इधर ये फेफड़े वाली रास्ता हो गई, और इधर से ये जो है तो भोजन वाली रास्ता हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। ये ढक्कन हो गया, इसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये भोजन वाला रास्ता जो है तो इधर से बंद कर देता है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस इधर से आकर इधर फेफड़े की ओर जाती है, इधर से ये रास्ता बंद कर देता है ढक्कन। और जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन जो है तो भोजन इधर से आकर के इस वाले रास्ते में जाता है। वो जो ढक्कन होता है, एपिग्लोटिक्स होता है, वो हवा वाले रास्ते को बंद कर देता है, यानी कि जो हम वायु ग्रहण करते हैं तो उस रास्ते को बंद कर देता है। तो ये पेट वाला रास्ता खुल जाता है, तो भोजन जो है तो यहाँ से सीधे पेट में जाता है। और अगर दोस्तों, अगर आप किसी सोच में डूबे हुए हो और खाना खा रहे हो तो एपिग्लोटिक्स को सही संकेत नहीं मिल पाता कि वो किधर का रास्ता खोले, तो वो जो है तो श्वास वाला रास्ता खोल देता है, जिसमें से कभी कभी भोजन जो है तो वायु वाले रास्ते में चला जाता है, जिससे हमें तेज से खांसी आती है तो नाक से दाल चावल निकल आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये ढक्कन काम करता है। अगर हम सांस लेंगे तो फेफड़े वाली रास्ता खोल देगा, और अगर हम भोजन लेंगे तो ये जो है तो पेट वाली रास्ता खोल देता है।
ये दोस्तों एपिग्लोटिक्स जो होता है तो इस प्रकार से काम करता है। ये एक ढक्कन के रूप में होता है जो भोजन को वायु मार्ग में जाने से रोकता है। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों कंठ, गला। ये स्वर रज्जु के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। इसके बाद श्वास नली। ये दोस्तों पूरी जो है तो श्वास नली होती है। ये इस प्रकार से इतनी बड़ी ये श्वास नली होती है। ये लंबी होती है दोस्तों। इसके बाद जब ये फेफड़ा, मान लीजिए ये फेफड़ा हो गया, ये नली जो है तो फेफड़े की तरफ आई है, ये हमारा फेफड़ा हो गया इस प्रकार से, एक इधर और एक जो है तो इधर फेफड़ा हो गया। फेफड़े के बीच में ही पेट होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में ही जो है तो यहाँ पर पेट होता है, आंतें होती हैं, तो भोजन इधर आ जाता है और सांस जो है तो आधी इधर आ गई, आधी इस वाले फेफड़े में हो गई। तो दोस्तों ये जो फेफड़ा है हमारा, तो ब्रोंकाई जो होती हैं ये फेफड़े में प्रवेश करने के बाद ब्रोंकाई जो होते हैं तो ये बहुत ही बारीक भागों में बट जाते हैं, छोटे छोटे भागों में बट जाती हैं, जिन्हें ब्रोंकियोलेस कहते हैं। ये ब्रोंकाई जो है तो ब्रोंकियोलेस का निर्माण करते हैं। और दोस्तों जो ब्रोंकियोलेस होते हैं ये और छोटे छोटे भागों में विभाजित होकर एल्वोलाई का निर्माण करते हैं, एल्वियोली का निर्माण जो है तो करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। ब्रोंकाई जो है तो ब्रोंकियोलस का निर्माण किए और ब्रोंकियोलस जो है तो एल्वोलाई का निर्माण करते हैं। ये अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं दोस्तों। ये हमारे दोनों फेफड़ों को मिलाकर एल्वोलाई जो होते हैं तो दोनों फेफड़ों में मिलाकर एल्वोलाई की संख्या 30 करोड़ से ज़्यादा होती है। इतने सारे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं। हमारे फेफड़ों में एल्वोलाई की संख्या जो है तो 30 करोड़ से ज़्यादा होती है दोस्तों। ये अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई देती है। यही जो है तो यहीं से हमारा फेफड़ा जो है तो सांस लेकर के ऑक्सीजन को रक्त में मिलाता है और वहीं से CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके बाहर निकालता है। ये बहुत ही छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं, फेफड़े में पाए जाते हैं। यहीं से ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है, यानी कि आना जाना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। ये है दोस्तों श्वसन तंत्र। ये है हमारा श्वसन तंत्र, सांस लेने की प्रक्रिया। ये है दोस्तों हमारा मुंह, इसके ऊपर यहाँ पर है हमारी नाक। तो दोस्तों यहाँ से सांस पूरी जब आती है तो इन फेफड़ों में जाती है सांस, इन दोनों फेफड़ों में पूरी हवा जो है तो इनमें जाती है। यहीं से हमारा फेफड़ा जो है तो ऑक्सीजन को रक्त में मिलाता है और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर बाहर करता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों इसको। ये है दोस्तों, ये दोस्तों इपिग्लोटिक्स जो यहाँ पर है, ये इपिग्लोटिक्स यहाँ पर होता है, ये ढक्कन जो है तो यहाँ पर होता है, ताकि ये होता है पेट का रास्ता। इस प्रकार से होता है ये पेट का रास्ता। यहाँ पर हमारा पेट हो गया, इसके नीचे छोटी आंत, बड़ी आंत, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ढक्कन लगा होता है नली के पास। तो जब हम सांस लेते हैं तो भोजन वाला रास्ता बंद कर देता है और जब खाना खाते हैं तो सांस वाला रास्ता बंद कर देता है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों ये है हमारा फेफड़ा। इस प्रकार से होते हैं हमारे फेफड़े। फेफड़ा एक जोड़ी होता है, यानी कि हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। तो दोस्तों ये जो होता है, ये मोटा पाइप जो दिख रहा है आप लोगों को, ये होता है ब्रोंकाई। ये जो मोटा पाइप दिख रहा है दोस्तों तो ये होता है ब्रोंकाई। और ये जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला पार्ट, ये होता है ब्रोंकियोलेस। ये मोटा पाइप छोटे छोटे पाइपों में बढ़ जाता है जिसे ब्रोंकियोलेस कहते हैं। इधर का ये पूरा एरिया जो है तो ये ब्रोंकियोलेस हो गया। ये वाला यहाँ, ये वाला एरिया पूरा ब्रोंकियोलेस हो गया। इसके बाद दोस्तों ये जो छोटे छोटे ब्रोंकियोलेस होते हैं ये एल्वेओली में बदल जाते हैं। ये एल्वेओली में बदल जाता है ये पूरा। इस तरह अंगूर के गुच्छे के समान छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, एकदम बहुत छोटी छोटी। ये करोड़ों में मिलती हैं, 30 करोड़ से ज़्यादा पाई जाती हैं हमारे दोनों फेफड़ों को मिला करके। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। यहीं से जो है तो ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाया जाता है। यहीं से फेफड़ा जो है तो ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के बाहर कर देता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, हमारे फेफड़े का काम क्या है? हमारे फेफड़े का काम है शुद्धिकरण करना। किसका शुद्धिकरण? रक्त का शुद्धिकरण करना। हमारे फेफड़े का कार्य है रक्त को शुद्धिकरण करना, रक्त को शुद्ध करना।
रक्त को जो है तो शुद्ध करना। अशुद्ध रक्त किसको बोलते हैं? अशुद्ध रक्त उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, और शुद्ध रक्त उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है। तो यहीं से जैसे ही हम सांस खींचेंगे तो यहीं से फेफड़ा जो है तो ऑक्सीजन को रक्त में मिला देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के बाहर कर देता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम समझते हैं यहाँ पर कि ऑक्सीजन से आंतरिक श्वसन जो होता है, तो ऑक्सीजन से माइटोकॉन्ड्रिया जो है तो किस प्रकार से ऊर्जा बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर समझते हैं, फेफड़े में जैसे ही ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन जो है तो फेफड़ा जो है तो ऑक्सीजन को रक्त में मिला देता है। तो ऑक्सीजन रक्त में मिली, रक्त के बाद ऑक्सीजन हृदय में जाता है, हृदय में पंपिंग होती है। तो दोस्तों हृदय की चीज़ें हम हृदय में डिटेल में समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा आप लोग इसको समझिए। तो दोस्तों जब ऑक्सीजन रक्त में मिलती है, रक्त हृदय में जाता है, हृदय से अंगों में जाता है, अंगों के बाद कोशिका में पहुंचता है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका के अंदर जो है तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। ये क्रेब्स चक्र जो है तो ऑक्सीजन के साथ 38 एटीपी का निर्माण करता है, और इस एटीपी से हमें 1 पॉइंट ग्लूकोज मिलता है। इस 1 पॉइंट ग्लूकोज से 4.2 कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों कोशिका की वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये सारी चीज़ें जो है तो क्लियर हो जाएंगी। कोशिका की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग पहले चैप्टर को, बायोलॉजी के पहला चैप्टर को अवश्य देख लें, जिससे ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आए। दोस्तों बायोलॉजी के सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, जिस प्रकार से लिंक है उसी प्रकार से हम क्रमशः चैप्टरों को पढ़ते चलेंगे। इसलिए आप लोगों को क्रमशः पढ़ने के लिए कोशिका की पहली वीडियो देखना ज़रूरी है, जिससे यहाँ की ये सारी चीज़ें आसानी से आप लोगों को समझ में आ सके। तो दोस्तों फेफड़े के नीचे एक डायफ्राम पाया जाता है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि फेफड़े में सांस खींचने की क्षमता तो होती है, लेकिन सांस को बाहर नहीं निकाल सकता। हमारा फेफड़ा जो है तो सांस को बाहर नहीं निकाल सकता। जैसे ही हम सांस लेते हैं उसके तुरंत बाद सांस बाहर आती है, तो फेफड़ा हमारा सांस को बाहर नहीं कर सकता। इसलिए इसके नीचे एक डायफ्राम पाया जाता है। ये डायफ्राम जो है तो ऊपर की ओर उठता है, जिससे फेफड़ा दबते हैं। फेफड़ा में जैसे ही दबाव लगता है तो ये सांस को तुरंत बाहर कर देते हैं। हमारा फेफड़ा सिर्फ सांस को खींचता है और सांस को बाहर फेंकने के लिए मदद करता है डायफ्राम। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कभी दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे एक्सीडेंट होता है, तो जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो आदमी को ना सिर पे चोट लगती है और ना ही कहीं भी चोट लगती है, फिर भी आदमी जो है तो मर जाता है। वो इस डायफ्राम टूटने के कारण मर जाता है। ये जो डायफ्राम होता है ये टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि आदमी सांस तो ले लेता है, लेकिन जब डायफ्राम टूट जाता है तो सांस को बाहर निकालने के लिए हमारे फेफड़े के पास क्षमता नहीं है, तो इसलिए वो मर जाता है। सांस बाहर नहीं निकलेगी तो दोबारा अंदर जाएगी ही नहीं। इस प्रकार से आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग समझते हैं फेफड़े के महत्वपूर्ण तथ्य। मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़ा पाया जाता है, यानी कि 2 फेफड़े पाए जाते हैं। डायफ्राम शरीर की गुहा को 2 भागों में बांटने वाला एक पेशीय अंग है, वक्ष गुहा और उदर गुहा में। रक्त का शुद्धिकरण करता है फेफड़ा हमारा, CO2 को बाहर निकालता है और O2 को यानी कि ऑक्सीजन को रक्त में मिलाता है। एल्वोलाई रक्त से CO2 को सोख कर O2 मिला देते हैं। ऊंचाई पर दोस्तों ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। पर्वतारोही जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। गोताखोर जो होते हैं दोस्तों, तो ऑक्सीजन के साथ वो नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का उपयोग करते हैं अधिक गहराई में। नॉर्मल गहराई में जो है तो नाइट्रोजन ही काम करता है, लेकिन अधिक गहराई में वो हीलियम को ले जाते हैं ऑक्सीजन के साथ है, क्योंकि नाइट्रोजन उच्च दाब पर रक्त में घुलनशील होती है, इसलिए हीलियम को ले जाया जाता है। 1 मिनट में लगभग 16 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं हम लोग। फेफड़े की क्षमता 6 लीटर होती है। फेफड़े की क्षमता लगभग सांस लेने की 6 लीटर होती है, यानी कि 6 लीटर जो है तो फेफड़ा अपने अंदर गैस को रख सकता है, सांस को रख सकता है।
सामान्य रूप से सक्रिय व्यक्ति 24 घंटे में 5000 गैलन यानी कि लगभग 20 हवा सांस लेने में इस्तेमाल करता है। 24 घंटे में। वेंटिलेटर आईसीयू में ऑक्सीजन के साथ जो है तो हीलियम को चढ़ाया जाता है। धुएं धुएं में दोस्तों सीओ यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जब कभी भी आदमी अंदर सोता है घर के अंदर, तो लकड़ी या फिर कंडे से, कोयले से धुआं नहीं करना चाहिए। उसी में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ये जहरीली गैस होती है। इसी से आदमी की जो है तो मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं श्वासोच्छ्वास, यानी कि सांस लेने में कितनी गैसें कितनी प्रकार की अंदर जाती हैं और कितनी प्रकार की बाहर निकलती हैं। तो निःश्वासन माने होता है दोस्तों कि अंदर गैस को अंदर खींचना, निःश्वासन कहलाता है। निःश्वासन में दोस्तों यानी कि जब हम सांस को अंदर खींचते हैं, गैसों को अंदर जो है तो जब खींचते हैं, तो दोस्तों नाइट्रोजन 78% लेते हैं और ऑक्सीजन 21% लेते हैं, और CO2 जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों बाहर क्या क्या निकलता है? बाहर दोस्तों निःश्वासन कहलाता है। बाहर निकालना, गैसों को बाहर निकालना निःश्वासन कहलाता है। तो दोस्तों नाइट्रोजन तो 78% ही बाहर निकलती है, लेकिन जो है तो दोस्तों ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है तो 17% बाहर निकलती है, क्योंकि 4% जो है तो ब्रेन में चली जाती है। 4% ब्रेन में चली जाती है ऑक्सीजन। और दोस्तों CO2 जो है ये 4.6% निकलता है। दोस्तों इसके पहले बायोलॉजी के 3 चैप्टर हो चुके हैं, जिनको पढ़ना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। पहला चैप्टर है कोशिका, दूसरा चैप्टर हो गया कंकाल तंत्र, हड्डियों के बारे में कैसे क्या चीज़ें होती हैं, हड्डियों के नाम कौन कौन से होते हैं, सारी संपूर्ण जानकारी इनमें आप लोगों को सरल भाषा में मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों पाचन तंत्र के बारे में समझाया गया है तीसरी वीडियो में। तो दोस्तों इन सब की लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी, जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए बायोलॉजी की शुरुआती वीडियो इनको देखना ना भूलें, इनको देखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ सकें। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।